No. All right. Good morning, everyone. Yeah. Hi. Good morning, Harsh. Good morning, Shravya. Hi, Sayam. Hi, Ishan. Good morning, Sarvesh. All right. सुबह सुबह लोग लेट ही उठते हैं, धीरे धीरे आते हैं. All right. एक बार मैं क्विकली आपको रिकैप करा देता हूँ हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या देखा था. नॉट 10 फरवरी, सॉरी 16 फरवरी को जो हमारा लेक्चर हुआ था उसमें हम लोगों ने टुवर्ड्स द लेटर पार्ट ऑफ द लेक्चर वी अप्लाइड फर्स्ट लॉ का कैलकुलेशंस ऑन solids and liquids as well as phase change. ठीक है. सो इसके पहले हम लोग जो हमारा सिस्टम था वो आइडियल गैस था और आइडियल गैस के ऊपर फोकस कर रहे थे. उसके ऊपर हम लोगों ने फर्स्ट लॉ के कैलकुलेशंस लगाए फॉर डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस. देन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स के लिए हम लोगों ने आइसोबेरिक हीटिंग या कूलिंग प्रोसेस ऑब्जर्व करा जिस पे फर्स्ट लॉ के कैलकुलेशंस लगाए. नाउ द थिंग वाज कि वेदर इट वाज डन रिवर्सिबली और इरिवर्सिबली. ठीक है. आइसोबेरिक कैलकुलेशंस मेरे फर्स्ट लॉ के, ठीक है, सेम ही रहते हैं. ये हम लोगों ने गैशियस स्टेट में भी सीखा था कि आइसोबेरिक प्रोसेस के लिए रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल कैलकुलेशंस सेम आ रहे थे. तो यहाँ पे भी आई एम हीटिंग द सब्सटेंस इन अ लाइक वेरी वेरी ग्रेजुअल मैनर. T1 से T2 में इनफाइनाइटली स्मॉल चेंजेस करते हुए जा रहा हूँ या एक साथ जा रहा हूँ. ठीक है. दोनों के केस में राइट माय फर्स्ट लॉ कैलकुलेशंस आर स्टिल द सेम. ठीक है. देन जब फेज चेंज का हम लोगों ने डिस्कशन किया था, राइट,
हम लोग यहाँ पर कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस पे थे. लाइक वी अंडरस्टूड दैट phase change from say solid to liquid या liquid to gas or solid to gas, it all happens at certain temperature pressure conditions. ठीक है. And इसमें we had to think of these first law calculations, especially heat ka calculations, in a separate manner. This was not something which was equal to because of temperature gradient. It was because of changes in the potential energy, right? And that is where we talked about latent heat of fusion, and you can say enthalpy of fusion. This is something which is experimentally understood, experimentally calculated. Based on this, we were able to understand the work related calculations and the change in internal energy. ठीक है, ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में यहाँ तक डिस्कस किया था. नाउ इसको अप्लाई करते हुए क्वेश्चंस हम लोग नहीं कर पाए थे लास्ट क्लास में. सो लेट मी स्टार्ट टुडेज डिस्कशन विद वन सच क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू. ठीक है, तो यहाँ पे आप नोटिस करना, दिस इज द क्वेश्चन इन विच यू कैन रीड what is the system and what is the process, right? So there is 1 mole of ice and it is melting at 0 degree centigrade and 1 atm pressure, right? So this implies it is a phase change related process. ठीक है, and especially यहाँ पर the phase change that is happening is called as fusion. That is, ice, the solid is melting into liquid, right? And उसके बारे में डेटा दिया हुआ है that 1140 calories of heat is absorbed by the system, right? So यहाँ पर Q under constant pressure conditions QP, ये बोला जा रहा है 1440 calories, and positive sign because it is the heat that is absorbed, right? Now this is the delta H also, because we have derived this relationship that heat exchange under constant pressure processes is delta H, right? तो कैलोरीज में अगर रिपोर्ट करना है तो यही आंसर रहेगा 1440. अगर जूल्स में रिपोर्ट करना है तो हम लोग अप्रोप्रिएट यूनिट कन्वर्जन करके जूल्स में भी आंसर रिपोर्ट कर सकते हैं. ठीक है, देन आपको यहाँ पर डेल्टा ई का वैल्यू भी निकालना है. ठीक है, आई होप वी अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट यहाँ पर डेल्टा ई या डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी हम लोग नहीं यूज कर पाएंगे, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट देर इज नो इंफॉर्मेशन, यहाँ पर देर इज नो टेम्परेचर चेंज दैट इज हैपनिंग. एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये आइस मेल्ट हो रहा है. दिस इज नॉट समथिंग विच वी आर गोइंग टू अप्लाई. यहाँ पर वी नीड टू कैलकुलेट डेल्टा ई यूजिंग फर्स्ट लॉ ओनली, right? So delta E will be equal to Q plus W, right? And we need to for that calculate W also, work done. So work done के लिए यहाँ पे आप नोटिस करोगे आपको मोलर वॉल्यूम्स का डेटा दिया हुआ है. एक मोल आइस का, एक मोल वाटर का कितना डेंसिटी है और कितना मोलर वॉल्यूम है. तो यू डायरेक्टली सब्स्टिट्यूटेड ओवर है. ठीक है, जो हमारा फॉर्मूला था माइनस पी डेल्टा वी का. ठीक है, प्रेशर वाज 1 atm एंड द वॉल्यूम है गिवन आर इन ऑल्सो लीटर. तो ये एटीएम लीटर में वॉल्यूम यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो इसको जूल्स में जरूर कन्वर्ट करना. ठीक है, एंड नाउ नोटिस करना जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था. ठीक है, दैट अगर ये डेटा नहीं भी दिया होता, ठीक है, अगर ये डेटा नहीं भी दिया होता तो भी हमारी कैलकुलेशंस पे इतना फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज दिस टर्न्स आउट टू बी अ वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू. आप यहाँ पे नोटिस करो जो डेल्टा एच का वैल्यू है और उसके कंपैरिजन में ये जो वर्क का वैल्यू आ रहा है, ठीक है, जो क्यू का वैल्यू है उसके कंपैरिजन में ये जो वर्क का वैल्यू आ रहा है, इट इज नेग्लिजिबली स्मॉल. सो यू कुड हैव रिपोर्टेड द आंसर इग्नोरिंग व्हाट वर्क का कैलकुलेशंस वाज आल्सो. ठीक है, इनफैक्ट आप पीछे बुकलेट में जब आंसर देखोगे इस क्वेश्चन का, ठीक है, बुकलेट का ही क्वेश्चन है. So you will understand that अच्छा सॉरी माय बैड. एक मिनट, मैंने कैलकुलेशन में 1 कैलोरी 4.18 जूल ही तो होता है. दैट इज व्हाट द इंटर कन्वर्जन इज ना. उल्टा थोड़ा ना होता है. 4.2 कैलोरी इज नॉट 1 जूल.
ये थोड़ा ना होता है, 1 कैलोरी इज 4.18 जूल्स, ठीक है। नो, कमिंग बैक, यहाँ पर अब आप डेल्टा यू देखोगे तो इसका वैल्यू ऑलमोस्ट इक्वल टू डेल्टा एच ही, मतलब हार्डली एनी चेंज। इनफैक्ट इसका आंसर आप पीछे बुकलेट में देखोगे तो दे हैव जस्ट मेंशन, दे हैव जस्ट गिवन दैट डेल्टा एच एंड डेल्टा यू आर द सेम वैल्यू व्हिच इज दिस, ठीक है। आई थिंक कैलोरीज में रिपोर्ट किया, वो शायद जूल्स में भी नहीं किया है, बिकॉज ऑफ फैक्ट ये बहुत ही नेग्लिजिबल है, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन समझ में आया, मतलब दिस इज समथिंग व्हिच आई वांटेड टू शो यू दैट दिस इज हाउ इट हैज टू बी अप्लाइड। आई विल आस्क यू टू डू वन मोर क्वेश्चन, ठीक है। ये आप ये वाला क्वेश्चन खुद से ट्राई करो, ठीक है। ट्राई दिस क्वेश्चन, गेट दीज ए बी सी डी पार्ट्स। आया आंसर कुछ फर्स्ट पार्ट का? ईशान, आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर सही है। सेकंड पार्ट के लिए मैं थोड़ा सा हिंट दूंगा आपको, दैट जो एंथैल्पीज होते हैं, लाइक जो ये लिखा है यहाँ पर, हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है, ये सब स्टैंडर्ड होते हैं, तो ये पर मोल बेसिस पे रिपोर्ट करे जाते हैं, ठीक है। तो इसको पर मोल बेसिस पे रिपोर्ट करो।
That is the difference between part A and part B. हाँ, पार्ट ए का आंसर करेक्ट है आपका, सही है। नहीं सर्वेश, लाइक पार्ट ए का आंसर नहीं, नहीं आपका मैच नहीं कर रहा। सिंपल तो है, मतलब इट इज पार्ट ए तो मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया ना, दैट ये कांस्टेंट प्रेशर पर हो रहा है, ठीक है, एंड कांस्टेंट प्रेशर पर होने की वजह से हाउ विल वी अंडरस्टैंड दिस। हाँ, बोलो सर्वेश। सर वो ए नहीं था, डी था, ए टाइपर। अच्छा अच्छा, रुको रुको, मैं एक बार ये अलाउ फोर्स अनम्यूट हटा देता हूँ, तो आप अनम्यूट करके बोल सकते हो। वो डी का था, ए टाइपर। अच्छा अच्छा, ठीक है। नहीं नहीं ईशान, आपका सेकंड पार्ट का आंसर नहीं मैच कर रहा। हाँ, सेकंड पार्ट का हर्ष का और संयम का आपका करेक्ट है। अम, हाँ, आपका अमान डी पार्ट का आंसर, हाँ आई थिंक दैट इज करेक्ट, बट एक बार देख लेते हैं। ठीक है, सो कैसा रहेगा पार्ट ए का आंसर? पार्ट ए तो सिंपली यहाँ पर आप देखो, सबसे पहले इसलिए मैंने बताया कि जब आप क्वेश्चन रीड करोगे ना, ठीक है, तो अब क्योंकि धीरे धीरे सिस्टम और प्रोसेस चेंज होते जा रहे हैं ना, तो यहाँ पर आइडेंटिफाई करना जरूरी है आपके लिए दैट दिस इज अ फेज चेंज प्रोसेस, ठीक है। लाइक यहाँ पर इस वर्ड को रीड करने के बाद में, ठीक है, मे बी स्टार्टिंग जो पैराग्राफ है, स्टार्टिंग जो लाइंस है, दैट इज नॉट समथिंग विच यू आर वेरी क्लियरली एबल टू सी एंड आइडेंटिफाई कि क्या सिस्टम है, क्या प्रोसेस है। अ पिस्टन एक्सर्टिंग अ प्रेशर ऑफ 1 atm rests on the surface of water at 100 degree centigrade. The pressure is reduced to a small extent, ठीक है। what they are trying to say is that pressure is almost constant, ठीक है, and then as a consequence 10 gram of water evaporates, ठीक है। so this is what makes you understand that it is a phase change related process, right? हमारा system रहेगा liquid and water vapor, liquid water and water vapor, and it is a phase change process that we are undergoing. अब based on this, now you should think about our calculations. So अब यहाँ पे इतना हीट अब्सॉर्ब दिया गया है, तो बिकॉज इट इज हैपनिंग अंडर कांस्टेंट प्रेशर कंडीशंस, तो दैट हीट अब्सॉर्ब्ड इज इक्वल टू डेल्टा एच, एंड दिस इज 22.2 किलो जूल्स, राइट। देन सेकेंड पार्ट में हाँ श्रव्य, आपके आंसर लग रहे हैं मुझे, सब करेक्ट लग रहे हैं। सेकेंड पार्ट में आप नोटिस करना, सेकेंड पार्ट में इट इज मोर अबाउट द यूनिट्स, जैसा मैंने आपको बताया दैट यहाँ पर जो ये डेल्टा एच वेपराइजेशन है, दैट इज टू बी रिपोर्टेड ऑन अ पर मोल बेसिस। तो 10 ग्राम के लिए 22.2 किलो जूल हीट अब्सॉर्ब हुआ, तो 1 मोल वाटर, ठीक है, 1 मोल वाटर इज अराउंड 18 ग्राम्स, तो 18 ग्राम्स के लिए कितना हीट अब्सॉर्ब होगा या कितना एंथैल्पी चेंज होगा, तो वो हम यूनिटरी मेथड से निकाल लेंगे, तो आर आंसर कम्स आउट टू बी अराउंड 39.96 किलो जूल पर, ठीक है। देन लास्ट पार्ट में यहाँ पर बोला जा रहा है वर्क निकालना है। वर्क इज अ सिंपल फॉर्मूला माइनस पी डेल्टा वी, एंड प्रेशर 1 atm दिया हुआ है, एंड डेल्टा वी इज वॉल्यूम ऑफ गैस माइनस वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, राइट। नाउ दिस इज समथिंग दैट वी हैड डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास कि गैसेस के कंपैरिजन में सॉलिड्स का एंड लिक्विड्स का वॉल्यूम कैन बी नेग्लेक्टेड,
ठीक है, आप लेना भी चाहते हो तो ले लो, आपकी कैलकुलेशंस में कोई खास फर्क नहीं आएगा। ठीक है, डेसिमल्स में जाके शायद कुछ अंतर आए। तो वी choose to do that. We यहाँ पर substituted volume of gas by using ideal gas equation, right? This is an assumption that we have taken, that इस पर हम लोग gas है तो ideal gas equation apply कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि और कोई चारा नहीं है हमारे पास में, like that is the only option that we have with us for calculation of work, that we जो भी 10 grams water vapor बना है, ठीक है, उस 10 ग्राम के करस्पॉन्डिंगली मोल्स निकालो, टेम्परेचर पता है, प्रेशर पता है, तो आप वॉल्यूम रिपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, अदरवाइज वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। अगर डायरेक्ट डेटा दिया होता तो फिर डायरेक्ट डेटा यूज कर लेते, बट नहीं दिया हुआ है तो हम लोग यही यूज कर पाएंगे। एंड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज नेग्लेक्टेड। ठीक है, एंड देन व्हेन यू आर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना दैट यहाँ पर प्रेशर एटीएम में है। ठीक है, एंड दीज वैल्यूज दैट यू आर सब्स्टिट्यूटिंग ओवर हेयर, जैसे आर का वैल्यू भी आपने एटीएम लीटर पर मोल केल्विन वाला वैल्यू रिपोर्ट किया है। ठीक है, 0.0821। तो ये वर्क डन जो आपका आएगा वो अभी एटीएम लीटर की यूनिट में आएगा। ठीक है, तो मेक श्योर इसको आप फिर जूल्स में कन्वर्ट कर लो बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय 101.3। ये यूनिट्स का ध्यान रखना पड़ेगा। एंड बेस्ड ऑन दिस व्हेन यू विल डू द कैलकुलेशन, ये कितना आ जाएगा वैल्यू, लेट मी क्विकली डू दिस फॉर एवरीवन। 373 into 0.0821 into 10 divided by 18 into 101.3। ठीक है, so this is coming out to be 1723। ठीक है, जूल्स माइनस 1723.4 जूल्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप नोटिस करना केयरलेस मिस्टेक हुआ है। ठीक है, जिस स्टूडेंट का ये वाला आंसर मैच नहीं कर रहा है, थर्ड वाला, ठीक है, तो आप प्लीज आइडेंटिफाई करो दैट कहाँ पे केयरलेस मिस्टेक हुआ है। एंड नाउ यू विल आंसर डेल्टा ई। डेल्टा ई विल बी क्यू प्लस डब्ल्यू। तो क्यू आपका प्लस 2220 है, 22.2 किलो जूल था, तो इसको जूल्स में कन्वर्ट कर लिया, एंड ये 1723.4 जूल्स है, राइट। तो अब आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ से आप नोटिस करोगे तो प्लस 2476.5 या 0.6 जूल्स। ठीक है, ये आपका आंसर रहेगा। किलो जूल्स में रिपोर्ट करना है तो 20.47 या 48 जूल्स करके आप रिपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, हाँ सॉरी, किलो जूल्स। समझ में आया? तो इस चैप्टर में आप धीरे धीरे रियलाइज करोगे दैट यूनिट्स का काफी इंपॉर्टेंस रहेगा, एंड स्टार्टिंग में आप काफी गलतियां करोगे भी सही यूनिट्स में, बट दैट्स ओके। बट करने के बाद में डू हाईलाइट दोज मिस्टेक्स। ठीक है, तभी उनसे लर्निंग आएगी। ठीक है, सो और भी क्वेश्चंस हैं, मतलब देयर आर मोर क्वेश्चंस रिलेटेड टू अप्लाइंग दिस फर्स्ट लॉ ऑन फेस चेंजेस और हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, तो वो होमवर्क में मैं आपको दूंगा। अब मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर मूव करना चाहता हूँ, विच इज एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑन केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस हैं। reactants are undergoing certain reaction and forming products. So we are going from some initial state to some final state, right? Initial state being the reactants, final state being the products. So इस thermodynamic process में हम लोग first law calculations use करना चाहेंगे। ठीक है, we will want to understand what are the energy exchanges that are happening now। अब notice करना that when we are going to be studying about chemical reactions, ठीक है, chemical reactions किसी भी जनरल कंडीशन में हो सकते हैं। ठीक है, they can happen in lab, in industry, in natural environment, inside human body, like there is no particular standard to it। किसी भी conditions में chemical reactions occur। However,
when we are trying to study about chemical reactions, we are going to be starting up and we are going to be restricting ourselves, okay, to these two conditions for our analysis. One is either we will analyze the reactions under constant volume comma temperature conditions, okay, or constant pressure comma temperature conditions. ठीक है, what do I mean by this? इसको ध्यान से समझना that when I say constant temperature, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये नहीं है कि थ्रू आउट द रिएक्शन कोई टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा होगा, ठीक है, क्योंकि रिएक्शंस एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक टाइप होते हैं ना, लाइक दे अब्सॉर्ब हीट, दे रिलीज हीट, तो टेम्परेचर चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है। तो व्हाट वी आर सेइंग ओवर हियर इज दैट जब हम इन रिएक्शंस को एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है, so we are analyzing them such that before reaction and after reaction temperatures are same, ठीक है। ड्यूरिंग द रिएक्शन हो सकता है टेम्परेचर घटा हो, बढ़ा हो, आई डोंट केयर, ठीक है, बट बिफोर रिएक्शन इनिशियल स्टेट में जो टेम्परेचर है वही मेरा आफ्टर रिएक्शन भी, दैट इज फाइनल स्टेट में मेरा टेम्परेचर है, ठीक है। जैसे यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर मैं कांस्टेंट वॉल्यूम टेम्परेचर कंडीशंस की बात कर रहा हूँ, तो इसमें व्हाट आई एम सेइंग इज दैट देयर इज अ क्लोज्ड रिजिड वेसल, ठीक है, रिजिड है मतलब वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम हो गया, एंड इसकी वॉल्स कंडक्टिंग है, ठीक है, यानी कि अभी बिफोर रिएक्शन जो मेरा टेम्परेचर था वो एक्सटर्नल टेम्परेचर के बराबर है, देन रिएक्शन होगा, ठीक है, मे बी रिएक्शन हीट रिलीज कर रहा है, हीट अब्सॉर्ब कर रहा है, आई डोंट नो, बट जो भी कर रहा है वो अच्छे से कर पा रहा है बिकॉज दीज वॉल्स आर कंडक्टिंग, एंड इवेंचुअली अगेन आफ्टर अ वाइल, ठीक है, मेरे प्रोडक्ट्स भी सेम टेम्परेचर जो मेरा एक्सटर्नल टेम्परेचर था, रूम टेम्परेचर था, उस पर आ गए हैं, एंड देन आई एम गोइंग टू कमेंट ऑन द फर्स्ट लॉ कैलकुलेशंस, ठीक है। So you can understand that we are not dealing with systems like this. For example, अगर मान लो पूरा का पूरा मेरा insulated system होता, ठीक है, that is no heat exchange can happen between system and surrounding, and मैं इसमें reaction कराता, reactant going to product, ठीक है, तो मान लो जो भी heat release हो रही होती वो heat मेरे रिएक्शन स्पीशीज, जो मेरे रिएक्टेंट्स हैं, जो मेरे प्रोडक्ट्स हैं, उन्हीं को हीट अप करने में चली जाती, टेम्परेचर एंड ऑल जो इनिशियल था वो फाइनल के बराबर नहीं रहता, टेम्परेचर बढ़ जाता अगर हीट रिलीज हो रही होती तो, ठीक है। सो वी आर राइट नाउ नॉट डीलिंग विद दिस काइंड ऑफ सिचुएशन, ठीक है। आर syllabus, our current understanding, in fact the starting discussion that we are going to have is restricted to this simple situations जहां पर हम लोग जो भी हीट एक्सचेंज होने देना है बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स वो होने दे रहे हैं, एंड इंश्योर कर रहे हैं कि बिफोर रिएक्शन टेम्परेचर जो था वही आफ्टर रिएक्शन भी है, एंड देन वी आर परफॉर्मिंग आवर एनालिसिस, ठीक है। दैट इज व्हाट इज मेंट बाय कांस्टेंट टेम्परेचर. इट इज नॉट थ्रू आउट द रिएक्शन दैट वी आर सेइंग टेम्परेचर विल बी कांस्टेंट, इट इज इनिशियल एंड फाइनल, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर आप नोटिस करना, when we are talking about constant pressure comma temperature conditions, so temperature wala part is taken care by the fact that there are conducting walls, like initial temperature is equal to external temperature is going to be equal to the final temperature, ठीक है। constant pressure wala part is being taken care by this movable piston, ठीक है। so closed vessel with the movable piston ensures कि हाँ अंदर बाहर का pressure भी हमेशा same है, P internal is equal to external pressure which is atmospheric pressure or constant pressure, ठीक है। so these are the two situations primarily with which we are going to study our reactions. अब एक एक करके फोकस करते हैं. let me focus on the constant volume comma temperature condition first, and इसमें देखते हैं एनालिसिस कैसा रहेगा, ठीक है। सबसे पहले सबसे सिंपल हम लोग वर्क के बारे में डिस्क्राइब कर सकते हैं, दैट बिकॉज यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो जो हमारा वर्क का इंटरप्रिटेशन रहता था, दैट वर्क का बेसिक फॉर्मूला रहता था माइनस पी एक्सटर्नल डीवी. So because there is no change in volume that is happening, there is no mechanical work that is being done.
ठीक है, यहाँ पर मैं हाईलाइट कर रहा हूँ मैकेनिकल वर्क बिकॉज दिस इज द वे इन विच आर डिजाइन इज। ठीक है, दिस इज द सिंपल डिजाइन। एक रिजिड वेसल के अंदर हमने रिएक्शन करा दिया। ठीक है, आप लोग बाद में जब हम लोग 12th क्लास में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर पढ़ेंगे तब आप देखोगे कि केमिकल रिएक्शन से नॉन मैकेनिकल वर्क भी होता है, इलेक्ट्रिकल वर्क भी होता है, तो वो उसके लिए हमें डिजाइन करना पड़ता है अपना सिस्टम अकॉर्डिंगली। हाँ हाँ आदित्य, वॉल्यूम इज कांस्टेंट थ्रू आउट। यहाँ पर ये क्लोज रिजिड वेसल के अंदर हमारा रिएक्शन हो रहा है, सो देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम। जो इनिशियल वॉल्यूम था वही हमारा फाइनल वॉल्यूम रहेगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट ऑब्जर्व करना, because of this expression that work is zero, we can say that according to the first law of thermodynamics, delta U is equal to heat exchanged, right? And heat exchange कौन सा है यहाँ पर? Constant volume conditions वाला। ठीक है, तो यहाँ पे QV मैंने मार्क कर रखा है। अब नोटिस करना, there is one important caution here that you don't go ahead and write this heat exchanged as NCV delta T। ठीक है, यहाँ पर जो हीट एक्सचेंज हो रहा है ये आप एनसीवी डेल्टा टी की तरह नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पर इट इज नॉट सम हीटिंग कूलिंग दैट इज हैपनिंग। ये कोई सब्सटेंस नहीं रखा है यहाँ पर इस वेसल के अंदर जिसकी हीटिंग कूलिंग हो रही है और उससे आप एनसीवी डेल्टा टी हीट एक्सचेंज निकाल रहे हो। यहाँ पे इनफैक्ट टेम्परेचर तो हम लोग बोल रहे हैं कि कांस्टेंट ही है। ठीक है, जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट ही है। इनिशियल टेम्परेचर कुछ है, फाइनल टेम्परेचर इज इक्वल टू दैट ओनली। जो यहाँ पर हीट एक्सचेंजेस वगैरह हो रहे हैं, ठीक है, दैट इज बिकॉज ऑफ द रिएक्शन इटसेल्फ। लाइक atoms are so bonds are getting broken, bonds are getting formed, all those changes that are happening between reactants and products, they are resulting into heat exchange. It is either getting absorbed or getting released. So यहाँ पर neither हम लोग इस तरीके से रिपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, एनसीवी डेल्टा टी। एंड दूसरा, एक डेल्टा यू का भी आप थॉट प्रोसेस अगर सोचोगे, डेल्टा यू इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल, राइट? तो यहाँ पर डेल्टा यू का करेक्ट लिखने का तरीका कैसा रहेगा? इंटरनल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स, राइट, दिस इज द फाइनल थिंग, माइनस इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पर कोई रिएक्शन हो रहा था, से दिस रिएक्शन वाज हैपनिंग, N2 gas plus 3H2 gas was getting converted into ammonia gas। ठीक है, मे बी दिस वाज द रिएक्शन दैट वाज हैपनिंग। तो यहाँ पर अगर मैं डेल्टा यू के बारे में बात करूंगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या है, तो मेरे लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी समथिंग लाइक दिस, दैट अमोनिया, ठीक है, जो 2NH3 मेरा बना उसका इंटरनल एनर्जी, और जो मेरे रिएक्टेंट्स थे N2 एंड 3H2 उनका इंटरनल एनर्जी, एंड उनके बीच का जो डिफरेंस है, दैट इज व्हाट माय चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी। ठीक है, नाउ ऑफ कोर्स द फैक्ट इज दैट हम लोग ये भी डिफाइन कर सकते हैं बट डिटरमाइन नहीं कर सकते। लाइक वी डोंट नो हाउ टू कैलकुलेट द एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ इंटरनल एनर्जी। ये मैंने आपको पहले भी बताया था दैट दिस इज नॉट समथिंग व्हिच वी आर एबल टू अंडरस्टैंड फ्रॉम अ थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव कि एब्सोल्यूट वैल्यूज क्या होंगे इंटरनल एनर्जी के। सो आर एंटायर अंडरस्टैंडिंग देन इज कमिंग एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, तो ये जो QV रहेगा, ये जो हीट एक्सचेंज होगा, ये हम लोग एक्सपेरिमेंटली यूजिंग कैलोरीमेट्री एक्सपेरिमेंट्स निकाल पाते हैं। ठीक है, आपने अब फिजिक्स में तो कैलोरीमेट्री पढ़ लिया है ना? फिजिक्स में हैव यू स्टडीड कैलोरीमेट्री? अच्छा, जस्ट स्टार्ट ही हुआ है, ओके ओके। तो उसमें आप ये चीज देखोगे, वैसे तो मैं भी आप लोगों को एक दो क्वेश्चंस में इसका करके दिखाऊंगा। सो इट इज बेसिकली दैट यहाँ पर ऐसे लाइक एक वेसल के अंदर रिएक्टेंट गोज टू प्रोडक्ट, रिएक्शन हो गया है, ठीक है, एंड दिस इज केप्ट इन अ ऐसे वाटर बाथ और ऑयल बाथ। ठीक है, एंड इसकी वजह से जो भी हीट एक्सचेंज हुआ है, मान लो हीट रिलीज हुआ होगा, तो उसकी वजह से यहाँ पर जो ये कैलोरीमीटर है इसका टेम्परेचर बढ़ गया होगा। थर्मोमीटर से हम लोग कैलकुलेट करेंगे कितना टेम्परेचर बढ़ गया है।
एंड बिकॉज ये कैलोरीमीटर का हम लोग पहले से डिटरमाइन करके रखेंगे कि क्या हीट कैपेसिटी था, राइट? तो हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर into the change in temperature is what will be the heat that will be released or coming from the reaction. ठीक है, सो ये हम लोग देखेंगे, मैं आपको बाद में बताऊंगा, बट दिस इज समथिंग विच इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड। ठीक है, ये पार्ट समझ में आया? अच्छा, अब ये चीज तो हम लोगों ने कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशंस में ऑब्जर्व करी कि कैसे रहेगी ये फर्स्ट लॉ की कैलकुलेशंस। ठीक है, अब कांस्टेंट प्रेशर कंडीशंस में भी ऑब्जर्व कर लेना। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर कंडीशंस में भी यहाँ पर नोटिस करना, सेम रिएक्शन ही ले रहे हो आप, यही N2 प्लस 3H2 गिविंग 2NH3, सेम रिएक्शन ही हम लोग एनालाइज कर रहे हैं, मान लो। ठीक है, N2 गैस प्लस 3H2 गैस इज गिविंग 2NH3 गैस। ठीक है, अब इस केस में आप नोटिस करना वर्क विल बी इक्वल टू, स्टार्टिंग पॉइंट हमारा वही रहेगा माइनस पी एक्सटर्नल डीवी। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे नोटिस करना, ठीक है, मैं इस रिएक्शन को साथ में लेते हुए चल रहा हूँ, वर्क इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डीवी एंड बिकॉज प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है, वी आर ऑपरेटिंग अंडर कांस्टेंट प्रेशर कंडीशंस, तो ये इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा, मेरा वर्क का रिजल्ट हो जाएगा माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, राइट? अब व्हाट इज द डेल्टा वी ओवर हियर? ठीक है, द डेल्टा वी विल बी द चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द वेसल। ठीक है, ये पिस्टन कितना ऊपर नीचे गया है उस पर डिपेंड कर जाएगा कितना वॉल्यूम का चेंज है, एंड दैट वॉल्यूम का चेंज कैन आल्सो बी रिटन एज वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट्स, राइट? मान लो इनिशियली ये पिस्टन यहाँ पर था जब ये रिएक्टेंट्स थे, फिर रिएक्शन हो गया और पिस्टन नीचे आ गया, ये मेरा प्रोडक्ट है, राइट? तो डेल्टा वी which is corresponding to this much change in the volume is volume of products minus volume of reactants। ठीक है, राइट? यहाँ पर आपने नोटिस किया कि मैंने पिस्टन को नीचे क्यों कर दिया? कैन एनीवन guess why have I reduced the volume after the reaction? Can you look at the reaction and tell me? प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, why did the volume reduce after reaction? हाँ, करेक्ट। तो आप नोटिस करो ना, यहाँ पे मोल्स कम हो जाएंगे ना, यहाँ पर 1 मोल N2 और 3 मोल H2, यानी कि 4 मोल कन्वर्ट होकर 2 मोल ही तो अमोनिया दे रहे हैं। तो कैन यू सी दैट मोल्स कम होने की वजह से वॉल्यूम कम हो रहा है। ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस विच इज हैपनिंग इन केस ऑफ रिएक्शंस। ठीक है नहीं नहीं, अभी डोंट थिंक ऑफ इट वेदर दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल इरिवर्सिबल, वो आपके लिए एक सेपरेट डिस्कशन रहेगा जब हम लोग एक नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे कॉल्ड एज केमिकल इक्विलिब्रियम, तब मैं आपको बताऊंगा रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस के बारे में। ठीक है, एंड अभी यू नो जस्ट टू कीप थिंग्स सिंपलर फॉर यू, क्योंकि हो सकता है आप कंफ्यूज हो इसको लेकर, जो रिवर्सिबल रिएक्शंस के साथ में हम लोग रिवर्सिबल इरिवर्सिबल वर्ड्स यूज करते हैं। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस के साथ में आपने पढ़ा होगा ना जूनियर क्लासेस में कि किसी रिएक्शन को हम लोग ऐसे सिंगल एरो से रिप्रेजेंट कर देते हैं, मतलब इसको इरिवर्सिबल बोल देते हैं, ऐसे डबल एरो से रिप्रेजेंट कर देते हैं, मतलब रिवर्सिबल बोल देते हैं, राइट? तो ये जो रिवर्सिबल इरिवर्सिबल वर्ड्स हैं जो केमिकल रिएक्शंस के लिए यूज किए जाते हैं, इनका थर्मोडायनेमिक्स में जो हमने रिवर्सिबल इरिवर्सिबल पढ़ा है उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये एक कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है स्टूडेंट्स के दिमाग में, तो इनफैक्ट दिस इज द फर्स्ट पॉइंट दैट आई स्टार्ट इन द नेक्स्ट चैप्टर, जब मैं बच्चों के साथ में डिस्कस करता हूँ कि ये जो इरिवर्सिबल रिएक्शन या रिवर्सिबल रिएक्शन वर्ड्स यूज करे हैं आपने, ठीक है, उनका
थर्मोडायनेमिक्स में जो हमने रिवर्सिबल इरिवर्सिबल पढ़ा उससे कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है। वो मैं आप लोगों के साथ में जब डिटेल आएंगी उस चैप्टर की तब डिस्कस करूंगा, ठीक है। अभी के लिए वी हैव जस्ट सिंपल रिएक्शन, सम रिएक्टेंट्स आर गोइंग इनटू सम प्रोडक्ट्स, ठीक है। नाउ कमिंग बैक, यहाँ पर दिस रिएक्शन अकर्स एंड वर्क का कैलकुलेशन इज माइनस पी एक्सटर्नल delta V, volume of products minus volume of reactants, right? That is what delta V is. Now, अब notice करना, इसमें मैं थोड़ा सा simplifications लेके आऊंगा आपके लिए, ठीक है। आपको चाहिए तो आप फॉर्मूला यहीं पर छोड़ सकते हो, ठीक है। दिस इज एब्सोल्युटली फाइन। यहाँ पे आप इस फॉर्मूला को छोड़ के आंसर निकाल सकते हो, बट होगा क्या, आपको क्वेश्चंस में जनरली ऐसे प्रोडक्ट्स का वॉल्यूम या रिएक्टेंट्स का वॉल्यूम का डायरेक्ट डेटा नहीं मिलेगा, ठीक है। यू विल नॉट फाइंड दैट डायरेक्ट डेटा। सो व्हाट हैपेंस इज दैट यू नीड टू देन लुक एट द मोर कॉमन फॉर्मूला विच इज देयर। तो यहाँ पे आप नोटिस करना कि जब ये कैलकुलेशन रहेगी वर्क की, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट्स, तो रिएक्शन में अगर कुछ सॉलिड्स या लिक्विड्स हैं तो उनकी वॉल्यूम एज कंपेयर टू गैसेस हम लोग नेग्लेक्ट करते हुए चलेंगे, ठीक है। मान लो कि ये रिएक्शन हो रहा होता, कैल्शियम कार्बोनेट इज गिविंग कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, ठीक है। तो इस रिएक्शन में, ठीक है, इस रिएक्शन में it is only the volume of gaseous species which is going to be making the difference, that is going to be the significant one. बाकी ये solids की वॉल्यूम आप gaseous species के कंपैरिजन में नेग्लेक्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर मुझे डेल्टा वी लिखना होगा तो मैं क्या लिखूंगा, वॉल्यूम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस माइनस वॉल्यूम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड, ठीक है। तो इन सॉलिड्स को आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। You can simply replace your delta V by the volume of CO2 that is there, ठीक है। एंड क्योंकि गैस है तो उसके ऊपर आप आइडियल गैस इक्वेशन भी लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर नोटिस करना, ये जो मैंने लिखा है वर्क इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, तो उसको आप लिख सकते हो वर्क इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी एंड सबस्क्रिप्ट में G, व्हाट डज इट रिप्रेजेंट, ठीक है। दिस रिप्रेजेंट्स दैट just take into the account gaseous species, ठीक है। no need to bother about the solid or liquid species present in the reaction, ठीक है। उनको स्टार्टिंग से ही छोड़ के चलो, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी कैलकुलेशंस में कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। मतलब जैसे यहाँ पर मान लो कोई रिएक्शन होगा जिसमें ऐसा A गैस प्लस B सॉलिड इज गिविंग C गैस प्लस D लिक्विड, मान लो इस तरीके से कुछ रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। तो इसमें आपको डेल्टा V जो लिखना है, आप वॉल्यूम ऑफ C माइनस वॉल्यूम ऑफ A करके छोड़ सकते हो, ठीक है। यू डोंट नीड टू रियली बॉदर अबाउट B एंड D बिकॉज दे आर एनीवेज नेग्लिजिबल वॉल्यूम एज कंपेयर टू गैसेस, ठीक है। नाउ अब इसमें भी फर्दर थोड़ा सा और सिंप्लीफिकेशन लेके आएंगे हम लोग, ठीक है। हम लोग ये अज्यूम करेंगे, ठीक है, दैट फॉर द गैसियस स्पीशीज आइडियल गैस लॉ इज एप्लीकेबल, ठीक है। ये हमारा अजम्पशन रहेगा इवन इफ क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं हो, ठीक है। दैट गैसियस स्पीशीज पे हम लोग आइडियल गैस लॉ अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप नोटिस करना PV इज इक्वल टू NRT, तो डेल्टा PV क्या हो जाएगा, डेल्टा NRT, ठीक है। अब प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो ये डेल्टा किन पर अप्लाई होगा, जैसा भी आपने थोड़ी देर पहले ऑब्जर्व किया, लेफ्ट हैंड साइड पे डेल्टा वॉल्यूम पे अप्लाई होगा एंड राइट हैंड साइड पे डेल्टा मोल्स पे अप्लाई होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे आप नोटिस करोगे दैट यहाँ पे जो भी गैसियस स्पीशीज के मोल्स हैं वो रेलेवेंट रहेंगे, राइट। सो यहाँ पे जो ये माइनस P इंटू डेल्टा V गैसियस है, इसको मैं माइनस डेल्टा NGRT से भी रिप्लेस कर सकता हूँ,
ठीक है, ये समझ में आया? वर्क का कैलकुलेशन कैसा रहेगा? अच्छा, अब यहां पर आप नोटिस करना, डेल्टा एनजी को मैं थोड़ा और इलाबोरेट करूंगा। ये डेल्टा एनजी जो टर्म है यहाँ पर, इसको थोड़ा और डेप्थ में देखेंगे। जैसे ये वाला एग्जांपल तो खैर हम लोगों ने अभी डिस्कस कर ही लिया था कि N2+3H2 गिविंग 2NH3। तो यहाँ पर कैसा हो रहा है, जैसे जैसे रिएक्शन हो रहा है, मोल्स ऑफ गैशियस स्पीशीज कम हो रहे हैं, वॉल्यूम कम हो रहा है। ठीक है, अब कैलकुलेशन में नोटिस करना, कैलकुलेशन में हम लोग कैसे लिखेंगे, डेल्टा एन जी विल बी, यहाँ पर आप नोटिस करना, मोल्स ऑफ गैशियस प्रोडक्ट्स माइनस मोल्स ऑफ गैशियस रिएक्टेंट्स। ठीक है, नाउ ये जो ऊपर वाला इंटरप्रिटेशन है, ठीक है, लेट मी एक्चुअली काइंड ऑफ सेग्रीगेट द टू। ठीक है, ये जो ऊपर वाला इंटरप्रिटेशन है, मोल ऑफ गैशियस प्रोडक्ट्स माइनस मोल ऑफ गैशियस रिएक्टेंट्स, ये हम लोग कब यूज करेंगे? ठीक है, दिस इज यूज्ड व्हेन एक्चुअल डेटा ऑफ मोल्स इज प्रोवाइडेड टू अस। ठीक है, जब मोल्स का डेटा हमें मिलेगा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो हम इसको यूज करेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, इसमें आप नोटिस करना, जैसे ये ऊपर वाला ही रिएक्शन था। ठीक है, N2+3H2 गिविंग 2NH3। ठीक है, और मैं आपको डेटा देता हूँ, when actual data of reaction species is given। सो मान लो समथिंग इन दिस वे, एंड इसमें भी ये अजम्पशन है कि रिएक्टेंट्स कंप्लीटली कंज्यूम हो रहे होंगे। ठीक है, अदरवाइज आप लोगों को ध्यान से ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ठीक है, मान लो इसके 5 मोल हैं और इसके 15 मोल हैं, राइट? तो एंड ऑफ रिएक्शन में क्या हो जाएगा, ये कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएंगे और कितने मोल बन जाएंगे, 10 मोल, राइट? मान लो इस तरीके का डेटा आपको दिया हुआ है। तो अब आपके लिए डेल्टा एनजी का वैल्यू क्या रहेगा? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डेल्टा एनजी फॉर यू? साइन मैटर करता है कृष्णा। ठीक है, ये केयरलेस मिस्टेक नहीं करनी है। 10 माइनस 5 प्लस 15, राइट, दैट इज -10। ठीक है, समझ में आया? तो ये आपका डेल्टा एनजी रहेगा। अच्छा, अगर ठीक है किसी क्वेश्चन में मान लो ये स्टोइशियोमेट्रिक अमाउंट में नहीं है, ठीक है, मान लो मैं आपको इस तरीके से देता हूं कि ये 5 मोल है और ये 20 मोल है। ठीक है, अब मेरा डेल्टा एनजी कितना रहेगा? ठीक है, एंड आई एम अज्यूमिंग कि ये लाइक पूरा रिएक्शन हो रहा है। तो अब आप इसमें एनालिसिस करोगे, आप बोलोगे कि ये मेरा लिमिटिंग रिएजेंट है। ठीक है, तो ये कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा, राइट?
इसके 5 मोल बच जाएंगे, ठीक है। ये 1 से 3 मोल कंज्यूम करता था तो 5 से 15 मोल कंज्यूम कर लेगा, तो 5 मोल बच जाएंगे, और एंड में कितना रहेगा इसका, 10 मोल प्रोड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। तो अब मेरे लिए डेल्टा एनजी क्या रहेगा, मोल्स फाइनल माइनस मोल्स इनिशियल। व्हाट आर द फाइनल मोल्स, दीज आर द फाइनल मोल्स 15, ठीक है, एंड दीज आर द इनिशियल मोल्स 25, राइट। सो -10 मेरा आंसर रहेगा। आप इस तरीके से भी इसको ऑब्जर्व करोगे, ठीक है। समझ में आया जब स्टोइशियोमेट्री का अंतर आया तो कैसे करना है? ठीक है। So what I should actually do is, let me make it more detailed for you, ठीक है। मैं यहाँ पर in fact let me remove this, let me put this, that delta ng, ठीक है। I should, ये more general इसका फॉर्मूला हो गया, moles of gaseous species before reaction, sorry after reaction, ये तो प्रोडक्ट है ना, after reaction minus moles of gaseous species before reaction, ठीक है। तो ये आपके लिए एक ज्यादा जनरलाइज्ड वर्जन हो गया ऑफ डेल्टा एनजी, ठीक है। कैसा डेल्टा एनजी का कैलकुलेशंस रहेंगे, ठीक है। नाउ अब इसमें नोटिस करना, ये हमें कब यूज करना है, ठीक है। दोनों इंटरप्रिटेशंस हमें जब यूज करना है जब डेटा दिया होगा, ठीक है, when actual data of the reaction species is given to us, ठीक है। otherwise with the lack of data, ठीक है, if there is no data that is given to you, then you use this definition, when no specific data is given, तो इसमें आप सिंपली, ठीक है, रिएक्शन के कोफिशिएंट्स को ऑब्जर्व करोगे और आंसर करने की कोशिश करोगे, ठीक है। जैसे यहां पर मैंने सिर्फ और सिर्फ ये रिएक्शन लिख दिया, N2 + 3H2 गिविंग 2NH3, ठीक है, एंड आई एम नॉट गिविंग एनी डेटा अबाउट कितने मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स हैं, क्या क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट्स है, क्या क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। तो व्हाट विल बी माय आंसर ऑफ डेल्टा एनजी, आई विल जस्ट लुक एट द reaction and say that sum of the coefficient of the gaseous products minus sum of the coefficient of the gaseous reactants and report my answer of delta Ng, ठीक है। इस तरीके से आई विल अप्रोच अगर कोई डेटा नहीं दिया हुआ, एंड दिस इज व्हाट विल हैपन इन 90% ऑफ द केसेस, ठीक है। ये इस चैप्टर का नेचर है, इसमें क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि इसमें ज्यादा डेटा वगैरह देते नहीं है जब रिएक्शंस के ऊपर डिस्कशन हो रहा होता है, बिकॉज वी वुड बी ट्राइंग टू एनालाइज द रिएक्शंस फ्रॉम अ स्टैंडर्ड पर्सपेक्टिव ओनली, ठीक है। तो 90% क्वेश्चंस में आपको यही यूज करना पड़ेगा। 10% क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें ये डेटा मिलेगा कि इतना रिएक्टेंट हो रहा है, इतना प्रोड्यूस हो रहा है, और फिर बताओ,
ठीक है, तो इसको अपन अप्लाई करते हैं अभी. लेट मी गो अ बिट टुवर्ड्स दीज एग्जांपल्स. कहाँ पर था, हाँ ठीक है. ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिन पे डेल्टा एन जी आपको कमेंट करना है. ठीक है, तो एक एक करके मुझे बताओ. पहले वाले केस में डेल्टा एन जी कितना होगा? राइट, 1 + 1 - 1, तो योर आंसर इज 1. ठीक है, तो ये पहले वाले में, राइट, 1 + 1 - 1 आपका करेक्ट है. डेल्टा एन जी का आंसर इज 1. ठीक है, दूसरे वाले एग्जाम्पल में, लेट मी शो दिस. दूसरा वाला एग्जाम्पल, दूसरे वाले एग्जाम्पल में कितना रहेगा डेल्टा एन जी? राइट, अगेन फोकस ओनली ऑन द गैसियस स्पीशीज. ठीक है, सॉलिड्स को आपको ध्यान नहीं देना है. तो यहाँ पर डेल्टा एन जी कैसा रहेगा? 1 माइनस ये जो भी है इन सबको डिस्काउंट करेंगे. तो अगेन डेल्टा एन जी इज इक्वल टू 1. ठीक है, करेक्ट है. इसका तो हम लोगों ने प्रैक्टिस कर ही लिया अभी, जस्ट थोड़ी देर पहले प्रैक्टिस कर लिया हमने इस वाले एग्जांपल का. राइट, दिस इज -2. डेल्टा एन जी विल बी 2 प्लस, सॉरी 2 - 1 + 3 विच इज -2. ओके, इस वाले एग्जांपल का व्हाट विल बी डेल्टा एन जी? हाँ, करेक्ट प्रशस्त, करेक्ट सर्वेश, राइट ईशान, राइट कृष्णा, राइट गौतम. दैट सिर्फ गैशियस स्पीशीज के ऊपर फोकस करना है. सॉलिड, एक्वस, एक्वस इन सबको ध्यान में देना ही नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पर डेल्टा एन जी का आपका आंसर होगा 1. ठीक है, ओके. व्हाट अबाउट दिस? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डेल्टा एन जी? हाँ, करेक्ट सर्वेश. सो जो भी रिटर्न फॉर्म है रिएक्शन आपके सामने, उसी को आपको ध्यान देना है. ठीक है, तो यहाँ पर द करेक्ट आंसर विल बी -1. Right, sum of the coefficients of the gaseous products, that is 1, minus sum of the coefficients of the gaseous reactants, which was half and 3/2. तो ये मेरा -1 आ जाएगा. ठीक है, what about these cases? What will be the value of delta Ng over here? पहले केस में 1 - 0, that is 1. दूसरे केस में, हाँ, दूसरा केस इज समथिंग विच इज नॉट 0. ठीक है, दूसरा केस हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे. दैट इस केस में डेल्टा एन जी डिफाइन ही नहीं होगा. डेल्टा एन जी डिफाइन करने के लिए एटलीस्ट एक गैशियस स्पीशीज होना चाहिए रिएक्शन में. अगर कोई गैशियस स्पीशीज प्रेजेंट ही नहीं है, ठीक है, तो हम लोग फिर डेल्टा एन जी को 0 नहीं पुट करेंगे. ठीक है, वी विल जस्ट से इट इज नॉट डिफाइंड बिकॉज देयर इज नो गैस इन्वॉल्व्ड ओवर हियर. ठीक है, तो उसमें अब जो भी डेटा लगेगा इन इंडिविजुअल का, वो इनकी वॉल्यूम्स का, वो हम लोग फिर यूज करके सॉल्व करेंगे. अगर डेटा मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो नेग्लेक्ट कर देंगे. ठीक है, डेल्टा एन जी समझ में आया कैसे लिखना होगा? ओके, नाउ लेट मी जूम आउट. तो ये वर्क का कैलकुलेशन था. ठीक है, दिस वाज वर्क का कैलकुलेशन इन केस ऑफ कांस्टेंट प्रेशर कॉमा टेम्परेचर प्रोसेसेस. ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर कॉमा टेम्परेचर केमिकल रिएक्शंस. अच्छा, अब वर्क का कैलकुलेशन आपको समझ में आया है, तो हम लोग अब हीट एक्सचेंज का कैलकुलेशन देख सकते हैं. राइट, हीट एक्सचेंज का कैलकुलेशन यहाँ पे कैसा होगा? क्यू पी विच इज नॉट रिटर्न एज एनसीपी डेल्टा टी. ठीक है, क्यू है, कांस्टेंट प्रेशर कंडीशंस है, बट यू डोंट राइट इट एज एनसीपी डेल्टा टी बिकॉज यहाँ पर अगेन देयर इज नो हीटिंग और कूलिंग ऑफ सब्सटेंस दैट इज हैपनिंग. ठीक है, तो यहाँ पर it is not something which you can write as NCP delta T and come up with the heat exchange. यहाँ पर QP by definition of delta H, ये हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है पहले, that QP is equal to delta H will be enthalpy of products minus enthalpy of reactants, right? And again the problem is that हमें absolute value of enthalpy निकालना नहीं आता है.
ठीक है. So theoretically we are not going to be able to comment upon this enthalpy changes. So again what we do is we do experimental calculations only. ठीक है. We understand the reaction, we perform it under constant pressure comma temperature conditions and experimentally understand. ठीक है. ऐसे कैलोरीमीटर्स रहते हैं जो कि कांस्टेंट प्रेशर कंडीशंस पे ऑपरेट करते हैं. उन कैलोरीमीटर्स में एक्सपेरिमेंट कराएंगे और उनसे ये एक्सपेरिमेंटली जो रिजल्ट आएगा हीट एक्सचेंज का वो कैप्चर करेंगे. वो आ जाएगा तो उसके बाद हम लोग डेल्टा एच भी निकाल पाएंगे. ठीक है. व्हाट अबाउट डेल्टा यू? उसके लिए फिर हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई कर देंगे. राइट. डेल्टा यू विल बी क्यू प्लस डब्ल्यू. तो मुझे डब्ल्यू ऊपर से मिल गया, क्यू एक्सपेरिमेंटली मिल गया, तो उसको मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके कैलकुलेट कर लूंगा. ठीक है. नाउ अब एक चीज जरूर नोटिस करना. वन थिंग विच इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नोटिस ओवर हेयर इज दैट हम लोगों ने, ठीक है, ध्यान से नोटिस करना, हम लोगों ने स्टार्टिंग में, ठीक है, एक चीज जरूर बोली थी दैट मैं मेरा रिएक्शन का मेथड जो है वो रेस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ. ठीक है. कैसे मैंने रेस्ट्रिक्ट करा मेरा मेथड? that either I was analyzing it under constant volume temperature conditions or I was analyzing it under constant pressure comma temperature conditions. ठीक है. But after doing that analysis, ठीक है, मान लो जो मेरा ये अमोनिया का ही रिएक्शन था. ठीक है. अमोनिया का जो मेरा रिएक्शन था N2 plus 3H2 giving 2NH3, वो मैंने मान लो एक्सपेरिमेंटली एनालाइज करा इन कांस्टेंट वॉल्यूम कॉमा टेम्परेचर कंडीशंस एंड मैंने एक्सपेरिमेंटली ये QV का वैल्यू निकाल लिया. ठीक है. नाउ वी नो दैट दिस QV इज इक्वल टू डेल्टा यू. ठीक है. एंड दिस डेल्टा यू is something which is going to remain the same no matter how I have conducted the reaction. Why? Because U is a state function. तो कल को अगर यहाँ पे नोटिस करना दैट मतलब even if I would have performed my reaction of reactants nitrogen and hydrogen going into products, ठीक है, in some other way, still my delta U change in internal energy will remain the same value. ठीक है. जो मैंने एक्सपेरिमेंट तो मैंने आइसोकोरिक करा, लाइक एक्सपेरिमेंट मैंने कांस्टेंट वॉल्यूम पे करा एंड वैल्यू कैलकुलेट कर ली. बट अब ये जो वैल्यू है मेरे काम की वैल्यू है, इसको मैं क्या करूंगा, लिटरेचर में टैबुलेट करके रखूंगा कि कल को अगर मान लो किसी को यूज करना है तो दे कैन रेडिली यूज दिस डेटा बिकॉज द वैल्यू शुड रिमेन द सेम. ठीक है. अच्छा, देन नोटिस करना जो डेल्टा H है, that is also something because enthalpy is a state function. So even if I have यहाँ पर done constant pressure comma temperature conditions में मेरा reaction, I get the value of delta H from here, but I keep it in the literature for future use. हो सकता है कि कभी ये काम आ जाए because इस reaction के लिए change in enthalpy जो रहेगा, ठीक है, that will be the same irrespective of the type of method that we would have used. ठीक है. अब ये जो हमने डिस्कशन करा है, ये जितना हम लोगों ने पढ़ा है, let's see if you are able to apply this on this question. ट्राई करो, फिर डिस्कस करते हैं.
ऑलराइट, सो काफ़ी सारे आंसर्स आए हैं आप लोगों ने। ओके, यहाँ पर सिलेंडर फिटेड विद पिस्टन वाला सिचुएशन है। दैट मीन्स कांस्टेंट प्रेशर कॉमा टेम्परेचर कंडीशंस पे रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। एंड अब इसमें, ठीक है, आपके सामने रिएक्शन भी लिखा हुआ है। 1 mole of zinc solid is undergoing this reaction. Now, अब आप लोगों ने सबसे पहले तो हीट का इंफॉर्मेशन देखा है, दैट हीट इज गिवन टू द सराउंडिंग्स, मतलब हीट रिलीज हो रहा है, ठीक है, यानी कि नेगेटिव साइन लगेगा। एंड -36.5 किलो जूल्स, एंड बिकॉज इट इज अंडर कांस्टेंट प्रेशर कंडीशंस, तो ये क्यूपी है एंड दिस इज आल्सो इक्वल टू डेल्टा एच, ठीक है। वैसे पूछा नहीं है रिएक्शन का, अगर डेल्टा एच पूछा होता तो हम लोग इसको ही एज डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन रिपोर्ट कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछा है वर्क एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बारे में, ठीक है। नाउ, क्या चेंज इन इंटरनल एनर्जी का कोई डायरेक्ट तरीका है यहाँ पे निकालने का? कैन आई से एनसीवी डेल्टा टी और समथिंग लाइक दैट? द आंसर इज नो। आई विल हैव टू गो इनडायरेक्टली यूजिंग फर्स्ट लॉ। तो मैं पहले वर्क निकालूंगा एंड देन वर्क निकालने के बाद में आई विल कम अप विद डेल्टा ई का रिजल्ट, ठीक है। तो अब वर्क पहले ऑब्जर्व कर लेते हैं, दैट वर्क का रिजल्ट कैसा रहेगा। वर्क विल बी इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डीवी, राइट। एंड कांस्टेंट प्रेशर है तो ये पी एक्सटर्नल इंटीग्रल के बाहर निकल गया, डेल्टा वी हो गया, ठीक है। और यू कुड हैव यूज्ड द अदर इंटरप्रिटेशन, दैट इज माइनस डेल्टा एन जी आर टी, ठीक है, जो कि हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। इन दोनों से ही आपका सेम आंसर आएगा, ठीक है। ऑल्दो मैं ये वाला यूज करना प्रेफर करूंगा, क्योंकि मुझे जो डेटा दिया है क्वेश्चन में, ठीक है, वो डेटा मुझे डेल्टा वी का ही दिया हुआ है, ठीक है। मुझे दिया हुआ है कि पिस्टन कितना एरिया है, पिस्टन कितना डिस्टेंस मूव करेगा, सो ऑल दैट डेटा इज गिवन टू मी, तो उससे मैं डेल्टा वी यहाँ पे निकाल सकता हूँ, ठीक है। ऑल्दो आई कुड हैव यूज्ड माइनस डेल्टा एन जी आर टी ऑल्सो, दैट शुड हैव ऑल्सो गिवन मी द सेम आंसर। तो यहाँ पर अब आप नोटिस करोगे दोनों तरीके से मैं जाऊंगा, ठीक है। नोटिस करना, अगर ये वाले तरीके से जाऊंगा माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी वाले से, तो माइनस एक्सटर्नल प्रेशर 1 एटीएम है एंड ये डेल्टा वी हो जाएगा एरिया ऑफ पिस्टन इनटू हाइट, और ये सेंटीमीटर क्यूब में है, ठीक है। लाइक एरिया ये 500 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये 50 सेंटीमीटर है, तो ये सेंटीमीटर क्यूब हो गया, ठीक है। तो सेंटीमीटर क्यूब को मैंने 1000 से डिवाइड कर लिया तो ये लीटर में आ गया, ठीक है। ये समझ में आया, ये पूरा मेरा लीटर में आ गया वॉल्यूम। एंड लीटर में आने के बाद में एटीएम लीटर को मैंने जूल्स में कन्वर्ट कर लिया 101.3 से मल्टीप्लाई करके, तो ये मेरा वर्क का वैल्यू आ गया, ठीक है। एंड मेरा यही रिजल्ट यहाँ से भी आता, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली, नॉट लाइक सेइंग एग्जैक्टली सेम, बट अप्रोक्सीमेटली मेरा यही रिजल्ट यहाँ से भी आता अगर मैं डेल्टा एन जी आर टी यूज कर रहा होता था। यू आर लुकिंग एट दिस रिएक्शन, आपको दिख रहा है डेल्टा एन जी का वैल्यू 1 है, राइट, 1। बाकी ये सब एक्वस एक्वस सॉलिड, ये सब इनको नेग्लेक्ट करना है। आर का एसआई यूनिट में वैल्यू 8.314 रहेगा एंड टेम्परेचर आपको दिया हुआ है 300 केल्विन, तो वो आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो भी आपका आंसर ऑलमोस्ट यही आने वाला है, दिस मैनी जूल्स या किलो जूल्स में से कन्वर्ट कर लोगे तो, ठीक है। तो ये वर्क का कैलकुलेशन सबको समझ में आया। एंड देन एज आई सेड दैट डेल्टा यू, ठीक है, ये आप या तो एंथैल्पी ऑफ सॉरी इंटरनल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स यूज करो, जो कि आपको डेटा दिया हुआ नहीं है तो आप उसको यूज कर नहीं सकते, डेफिनेशन सही है बट कांट डिटरमाइन दैट। या फिर आप हीट एक्सचेंज्ड अंडर कांस्टेंट वॉल्यूम सिचुएशन बोलो, बट वो भी आपको डेटा दिया हुआ नहीं है, राइट। तो आप क्या यूज करोगे यहाँ पे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दैट डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, एंड यू गेट द आंसर। क्यू का आपने निकाला हुआ है, डब्ल्यू का आपने निकाला हुआ है, यू सब्स्टिट्यूट दैट वैल्यू एंड यू गेट योर आंसर, ठीक है। तो हाँ, सर्वेश, हर्ष, अमान, राइट, आप लोगों के आंसर सही हैं, ठीक है। नहीं अमान, आपका कहीं पे गड़बड़ हो गया, एक बार देखो, आपने क्यू का आंसर गड़बड़ कर दिया कहीं पर। प्रशस्त, आपने देखो ये गड़बड़ करी यहाँ पे जूल किलो जूल वाली, दैट इज आई थिंक वन थिंग व्हिच यू मेड अ मिस्टेक ऑफ।
ठीक है, तो वो केयरलेस मिस्टेक्स होती रहेंगी. इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू आइडेंटिफाई कि कहाँ पर क्या केयरलेस मिस्टेक हो रही है. यहाँ पे आई थिंक जूल किलो जूल के मिस्टेक करने की वजह से आपका आंसर मैच नहीं करा प्रशस्त. सर हाँ बोलो हर्ष. स्क्रॉल अप कर सकते हैं थोड़ा सा? हाँ मैं एक बार जूम आउट कर देता हूँ. हाँ सर ठीक, कुछ नहीं. ठीक है. समझ में आया ये क्वेश्चन पे कैसे हम लोगों ने कैलकुलेशंस करी है? ऑलराइट. अच्छा, अब यहाँ पर नोटिस करना, apart from this calculation, there is another result which sometimes you come across in your calculations in your booklet, and it is a relationship between delta h and delta u. ठीक है, ऑल्दो ये कुछ नया नहीं है, मतलब ऑलरेडी हम लोग ऊपर डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में, बट स्टिल हम लोग वापस से इसको एक बार डिस्कस करके इस फॉर्मूला को याद कर लेते हैं. ठीक है, तो H इज इक्वल टू यू प्लस पी वी, ये हमारा डेफिनेशन था इंथैल्पी का. तो इफ आई टेक डेल्टा ऑन बोथ द साइड्स, तो ये डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी वी हो जाएगा. ठीक है, एंड बिकॉज हम लोग यहाँ रिएक्शन के केस में बात कर रहे हैं, तो जो चेंज इन पीवी आएगा दैट इज प्राइमरीली बिकॉज ऑफ द gaseous species. ठीक है, solids and liquids are hardly going to make any change over here. So I can write delta H is approximately equal to delta U plus delta PV of the gaseous species. And delta PV of the gaseous species can be written as delta Ng RT, right? Because we are observing them under constant temperature conditions. So an important relationship between delta H and delta U, which sometimes questions में काफी बार पूछा जाता है, तो फास्टर कैलकुलेशन में आपके लिए एक आंसर रहेगा. ठीक है, डेल्टा एच क्या होता है? डेल्टा एच इज द हीट एक्सचेंज अंडर कांस्टेंट प्रेशर कंडीशंस. डेल्टा यू इज द हीट एक्सचेंज अंडर कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशंस, राइट? एंड द रिलेशनशिप बिटवीन देम इज इन द फॉलोइंग मैनर. ठीक है, तो ऊपर वाले क्वेश्चन में भी आप ये चीज अप्लाई कर सकते थे. ठीक है, ऊपर वाले क्वेश्चन में मान लो आपने ये डेल्टा एच निकाल लिया. ठीक है, अब आपको डेल्टा एच के बाद में सीधे डेल्टा यू निकालना है. तो यहाँ पर हमने फर्स्ट लॉ अप्लाई करा. ठीक है, यू कुड हैव वेरी वेल अप्लाइड द फॉलोइंग फॉर्मूला आल्सो, सेम ही रिजल्ट आएगा. डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, नथिंग डिफरेंट. ठीक है, बाकी खैर डेल्टा एन जी की प्रैक्टिस थी. ऑलराइट, सो विद दिस अब एक बार क्विकली इस रिएक्शन के लिए डेल्टा यू निकाल दो. अरे सॉरी, एक मिनट. एंड टेम्परेचर 300 केल्विन है, एंड ये इसका डेल्टा एच दिया हुआ है, डेल्टा यू आपको निकालना है. फटाफट बता दो क्या आंसर रहेगा. इसमें डेल्टा एन जी का वैल्यू कैसा रहेगा? बिकॉज ऑफ देयर इज नो डेटा दैट इज गिवन टू कंप्यूट. मोल्स एंड ऑल का तो हम लोग कैसे करेंगे?
करेक्ट, तो इसमें यूनिट्स का ध्यान रखना, ठीक है। ये किलो जूल में है, राइट, तो इसको पहले आप जूल में कन्वर्ट कर लो, -72.3 डेल्टा यू, एंड ये यहाँ पर सॉरी डेल्टा एच, एंड देन ये डेल्टा एन जी की वैल्यू -1 बिकॉज देर इज नो डेटा दैट इज गिवन, ठीक है, एंड आर का वैल्यू 8.314, टेम्परेचर 300, राइट। सो इससे हम लोगों ने कंप्यूट कर लिया एंड मेरा आंसर आ जाएगा -69.8 किलो जूल पर मोल, ठीक है। जूल्स में था, उसको किलो जूल में कन्वर्ट कर लिया फिर से, ठीक है। जिसका आंसर मैच नहीं कर रहा है, कृष्णा, हर्ष, सर्वेश, ईशान, आप सबने गड़बड़ करी है। क्या मेरा गड़बड़ पॉइंट का करी? गड़बड़ हुआ, मेरा पॉइंट का गड़बड़ हुआ, 6.98 डाला मैंने। हाँ, बाकी कृष्णा ने तो आई थिंक ये प्लस माइनस का गड़बड़ कर दिया, हर्ष ने साइन का गड़बड़ कर दिया, ईशान ने भी साइन का गड़बड़ कर दिया, हाँ अमान ने फिर भी सही दिया है। तो आप लोग देखो किस तरीके से ये केयरलेस मिस्टेक्स को अवॉइड करना है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन समझ में आया? राइट, सो इसमें मतलब इसको रीड करने का ये भी मैं आपको तरीका बता सकता हूँ, दैट अगर द रिएक्शन वाज डन अंडर कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशंस, कांस्टेंट वॉल्यूम टेम्परेचर कंडीशंस, तो वर्क डन 0 रहता और हीट एक्सचेंज हमारा डेल्टा यू के बराबर रहता, ठीक है। इफ यही रिएक्शन वाज डन अंडर कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर कंडीशंस, राइट, देन वर्क वुड बी -P delta V or -delta NGRT, and QP would have been equal to delta H, ठीक है। नाउ अब नोटिस करना द सेम क्वेश्चन, बट दिस टाइम देर इज सम इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द क्वांटिटी। तो अब आप मुझे बताओ व्हाट विल बी द डेल्टा U और डेल्टा E of this reaction।
ऑलराइट, क्या क्या आंसर आ रहा है सदैव? Some students have given A as the answer, some students have given C as the answer. ठीक है, now दोनों में से एक जनता सही है, and to help you identify it, please notice that यहाँ पर for the given quantities, ठीक है, for the given quantities delta E निकालने के लिए बोला जा रहा है, whereas this delta H is reported on a per mole basis. दैट 1 मोल C2H4 1 मोल HCl के साथ रिएक्ट करके 1 मोल C2H5Cl देगा, तो इतना डेल्टा H रहेगा। ठीक है, तो अब आप लोग ट्राई करो, टेक 2 मिनट्स एंड देन कम अप विद आंसर। सम स्टूडेंट्स हैव कम अप विद करेक्ट आंसर्स, राइट? जैसे अमान का करेक्ट है, बाकी जनता का, सर्वेश का भी करेक्ट है। हाँ, बाकी जनता ट्राई करो। हाँ, राइट प्रशस्त, राइट हर्ष, राइट ईशान। अभी आप लोगों का भी आंसर करेक्ट आ रहा है। ठीक है, सो इसमें अब नोटिस करना, मल्टीपल वेज हैं जिसमें आप ये सोच सकते हो। ठीक है, पहले तो मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व किया क्योंकि रिएक्शन है और इतना इनके क्वांटिटी दिया हुआ है, क्वांटिटी से हमने मोल्स का अंडरस्टैंडिंग डेवलप किया, राइट? तो इससे हमें समझ में आ जाएगा दैट डेल्टा एन जी, ठीक है, यहाँ पर इसके 3.5 मोल्स है, इसके 3 मोल्स हैं। ठीक है, तो इसके 3 मोल्स इसके 3 मोल के साथ रिएक्ट करके 3 मोल्स ऑफ C2H5Cl बनाएंगे, राइट? तो यानी कि इस रिएक्शन का जो डेल्टा H है गिवन द क्वांटिटीज, इट विल बी -72.3 इंटू 3। ठीक है, बिकॉज दिस 72.3 इज ऑन अ पर मोल बेसिस, तो क्योंकि 3 मोल हर स्पीशीज के यहाँ पर कंज्यूम हो रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो डेल्टा H रहेगा -216.9। ठीक है, एंड जो डेल्टा एन जी है, ठीक है, वो -1 नहीं बोलूंगा मैं, अभी -3 बोलूंगा बिकॉज ऑफ द डेटा दैट इज गिवन टू मी। ठीक है, एंड देन आई विल अप्लाई द रिलेशनशिप डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस डेल्टा एन जी आर टी। ठीक है, ये पूरा का पूरा 3 मोल्स के लिए हिसाब से कर लिया। ठीक है, और देयर इज अनदर वे इन विच मैं पर मोल के बेसिस पे कैलकुलेशन ही कर रहा हूँ। ठीक है, जो मेरा डेल्टा एच है वो पर मोल दिया हुआ है। ठीक है, डेल्टा एन जी भी मैंने रिएक्शन के हिसाब से ले लेंगे, दैट रिएक्शन के हिसाब से -1 है। ठीक है, ऑन अ पर मोल बेसिस, एंड यहाँ से जो डेल्टा यू निकालूंगा वो भी पर मोल बेसिस पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा एक्चुअली -69.8 आ जाता है। ठीक है, विच इज द ए ऑप्शन, नहीं नॉट ए ऑप्शन एक्चुअली, विच इज नन ऑफ द ऑप्शंस, बट ये आ जाता है। ठीक है, बट दिस इज फॉर अ पर मोल बेसिस, एंड यहाँ पर क्योंकि 3 मोल लिमिटिंग रिएजेंट के रिएक्ट हो रहे हैं, तो मैं उसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा एंड देन कम अप विद द आंसर। ठीक है, तो दोनों तरीके समझ में आए?
दोनों में सेम ही फॉर्मूला यूज हो रहा है. द फॉर्मूला दैट इज बीइंग यूज्ड इज दिस डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी. ठीक है, एक में क्या कर रहा है, एक में ये तीनों को पर मोल बेसिस पे कैलकुलेट करा है. ठीक है, राइट, यहां पर मोल बेसिस पे कैलकुलेट करा है. तो फिर कैसे करेंगे, डेल्टा एन जी का वैल्यू -1 लेंगे एज पर द रिटर्न फॉर्म ऑफ द रिएक्शन दैट इज देयर. ठीक है, एंड ये सब पर मोल बेसिस पे निकाल लेंगे. दैट इज वन थिंग. और फिर जब पर मोल बेसिस पे निकाल लिया तो फिर क्वेश्चन में देखा कि अच्छा 3 मोल के लिए कितना लगेगा, एंड देन अकॉर्डिंगली आंसर कर दिया. ठीक है, और आई कुड हैव यूज्ड द सेम फॉर्मूला, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी. ठीक है, एंड उसमें मैं सब कुछ 3 मोल के लिए कर रहा हूँ. ठीक है, जैसे ये वाला फॉर्मूला मैंने वापस यूज करा यहाँ पे, ये भी 3 मोल के लिए, ये भी 3 मोल के लिए, और डेल्टा एन जी की वैल्यू भी मैंने -3 लिखी है बिकॉज 3 मोल के लिए. ठीक है, समझ में आया कृष्णा? किस तरीके से हमने डील करा इस क्वेश्चन के साथ में, माइनस डेल्टा एन जी, सॉरी डेल्टा एन जी को -3 लेके कर सकते हो या फिर -1 से भी कर सकते हो, जस्ट डेटा का ध्यान में रखना है. ठीक है, हाँ, अब आप लोग देखोगे, मैं क्वेश्चन शेयर करूंगा आप लोगों के साथ में, तो आप उसके हिसाब से अब करना. ठीक है, हाँ, ऑल राइट देन. अब क्या क्या और डाउट्स है किसी का, और कुछ कुछ डाउट्स हैं तो शेयर कर दो. जैसे अमान के कुछ कुछ डाउट आ रहे हैं. अगर पिस्टन का मास हुआ एंड फ्रिक्शन हुआ तो हम लोग कैसे डील करेंगे, एंड देन वर्क डन लेना पड़ेगा. नहीं तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है. जैसे देखो अगर मास हुआ पिस्टन का, ठीक है, तो अभी हम लोग जो पी एक्सटर्नल के बारे में बात करते थे, वो पी एक्सटर्नल हम लोग पी एटीएम बोल देते थे बस. ठीक है, अगर पिस्टन का मास हुआ तो पी एक्सटर्नल विल बी पी एटीएम प्लस एम जी अपॉन ए. ये एम इस पिस्टन का मास हो जाएगा. ठीक है, फ्रिक्शन अगर हुआ तो फ्रिक्शन इज समथिंग विच इज नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर, तो वो काफी सब्जेक्टिव हो जाएगा. मतलब फ्रिक्शन के केस में आपको अलग से समझना पड़ेगा, अलग से क्वेश्चन में डेटा देना पड़ेगा दैट फ्रिक्शन की वजह से कितना वर्क हो रहा है. ठीक है, बिकॉज दैट विल, वो भी एक्सटर्नल में ही काउंट हो जाएगा. ठीक है, बट उसका कैलकुलेशन मुझे अलग से करना पड़ेगा. जैसे यहाँ पर जो अपन ने वर्क एक्सटर्नल जब स्टार्टिंग स्टार्टिंग में लिखा था, दैट वर्क एक्सटर्नल इज इक्वल टू माइनस, यानी सॉरी नॉट माइनस, इनफैक्ट हम लोगों ने ऐसे लिखा था कि एफ एक्सटर्नल इंटू डी एक्स. राइट, तो वो जो एफ एक्सटर्नल है उसमें फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, पिस्टन का मास, और देन फ्रिक्शन की वजह से भी जो फोर्स लग रहा है वो भी हमें डिस्कस करना पड़ेगा. ठीक है, हाँ, नहीं तो वो आपको क्वेश्चन डेटा में देना पड़ेगा ना, दैट व्हाट इज दिस कॉन्टैक्ट फोर्स दैट इज एक्टिंग ओवर हेयर. ठीक है, यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट फोर्स है जिसकी वजह से फ्रिक्शन लग रहा है, वो फोर्स क्या है उसका हमें अलग से इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा क्वेश्चन में. हाँ, अच्छा कृष्णा, आप यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे ये 3.5 मोल है, ये 3 मोल है, ये 0 है. ठीक है, दिस इज द स्टार्ट. राइट, एंड में क्या हो जाएगा, व्हाट विल हैपन इन द एंड, दिस विल बी कंप्लीटली कंज्यूम्ड, ये 0 हो जाएगा, ये 0.5 बच जाएगा, और ये 3 बच जाएगा. राइट, तो आप यहाँ पे नोटिस करो दैट इनिशियल बिफोर रिएक्शन कितने मोल्स है, 6.5, एंड आफ्टर रिएक्शन कितने मोल्स है, 3.5. राइट, तो यहाँ से आपको डेल्टा एन जी समझ में आया कितना है, 3 कैसा आया, -3 कैसा आया. ओके,
ठीक है। हाँ, एक कॉन्टैक्ट फोर्स आप खुद से कैसे निकालोगे? या तो देखो, अगर मतलब जैसे लिक्विड्स या फ्लूइड्स में तो फिर भी होता है कोहेसिव एंड अडहेसिव फोर्सेस, ठीक है, उसका भी एक फिजिक्स में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करवाया जाता है। बट यहाँ पर सॉलिड सर्फेसेस के बीच में लाइक ये जो कॉन्टैक्ट फोर्स है उसको हमें स्टडी करना पड़ेगा ना अलग से, अदरवाइज हम लोग कैसे डिस्क्राइब कर पाएंगे? ठीक है, ऑल राइट, ठीक है, चलो, थैंक यू गाइस। मैं होमवर्क भेजता हूँ आप लोगों को, आप लोग ट्राई करना वो, देन हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। चलो, ऑल राइट।